दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो अत्यधिक चर्चा में रहता है और संभवतः हमारे देश की प्रगति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अक्सर जब ये बात की जाती है कि हम हिंदू और मुसलमानों के संबंधों के ऊपर बात करें, तो लोग ये समझने लगते हैं कि बात करने वाला हिंदू या मुसलमान पर जोर देगा। हमारी चर्चा आज हिंदू और मुसलमानों के समन्वय में है। ये हम सभी जानते हैं कि पिछले 1500 से अधिक वर्षों से हिंदू और मुसलमान भारतीय प्रायद्वीप में रहते आए हैं, लेकिन इनका रहन सहन, बोलचाल, खान पान कुछ भी नहीं मिलता। ये आपस में न केवल झगड़ते रहते हैं, बल्कि इनके बीच में कई दंगे भी हुए। ये खूनी झड़पें हजारों लाखों लोगों का नरसंहार कर चुकी है। कैसे आरंभ हुआ यह सब? किस प्रकार ये दो कौम अलग अलग बनी और आपस में एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई? हमारे सामने उदाहरण अन्य संप्रदायों का भी है। बौद्ध, जैन, जो ईसा के जन्म से करीब 500-600 वर्ष पूर्व से साथ में रहते आए हैं, लेकिन कभी कोई युद्ध नहीं हुए, कभी उस प्रकार के झगड़े नहीं हुए जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में या बौद्धों और मुसलमानों के बीच में दिखाई देते हैं। लेकिन आज विषय यह नहीं है। विषय यह है कि इस प्रायद्वीप में मुसलमान इतनी तेजी से बढ़े कैसे। इसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि जो अरब की ओर से आक्रमण भारत पर होते थे, उनमें पहला आक्रमण मीर कासिम ने किया। उसी समय से सिंध प्रांत के और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में उन्होंने धर्म परिवर्तन पर ध्यान दिया। दरअसल अरबों के आने तक या मुगलों के आने तक निरंतर यह परिवर्तन चलता रहा। होता यह था कि लड़ने वाली कौमें लड़ती थी, जीतने वाली कौम जीतती थी, लेकिन उन्हें पता था कि भारतीय समाजों में दो वर्गों का वर्चस्व बहुत अधिक है। पहले ब्राह्मण और फिर राजपूत। ब्राह्मण वे लोग जो नीति नियामक थे, जिनके मार्गदर्शन पर पूरा समाज चलता था। उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि अगर इनको मुसलमान बना लिया गया तो इनका अनुसरण करने वाले हमें मानेंगे, हमारे रीति रिवाजों को मानेंगे। दूसरा राजपूत, जो कौम लड़ती थी, उन्हें ये भी अच्छे से पता था कि अगर राजपूतों को समाप्त कर दिया गया या उन्हें कमजोर किया गया तो लड़ने की क्षमता भारतीय समाज में नहीं रह जाएगी, और जो नीचे रहने वाले दूसरे तबके के लोग हैं वह उनका अनुसरण करेंगे। इसलिए उन्होंने राजपूतों के सामने दो ऑप्शन रखे। पहला, या तो आप मृत्यु को प्राप्त हो, दूसरा, या आप धर्म को बदल लो। बहुत से राजपूतों ने अपने सर कटा दिए। बहुत से राजपूतों ने अपने परिवारों की आन बान और शान को बट्टा नहीं लगने दिया, लेकिन कभी उनके बच्चे, कभी उनके परिवार के सदस्य, कभी उनको सामने मरते देख दूसरे लोगों के अंदर वह हिम्मत नहीं रही, और यह हिम्मत धीरे धीरे टूटने लगी। खासकर तब जब युद्धों में राजपूत हार जाते थे तो बचे हुए राजपूत या तो मुसलमान हो जाते थे या नीची जातियों में जाकर रहने लगते थे। इससे भारतीय समाज में महार और दूसरे तमाम ऐसी जातियां भी पैदा हुई जो लड़ने के लिए तो आती थी, लेकिन वे अपने आप को राजपूत कहने में संकोच करते थे। लाला हरदयाल और इतिहासकार देवी प्रसाद ने अपने अपने वक्तव्यों में ये बात कही कि पिछले 1000 वर्षों से यह परिवर्तन होता आया है। आज भी पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान के कस्बों में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्हें अपनी वंशावली में यह ज्ञात है कि किस पीढ़ी तक वे राजपूत थे। कुछ लोग अपने नाम के आगे आज भी गर्व से चौहान और दूसरे शब्द लगाते हैं। ये टाइटल लगाते वक्त उनके अंदर फक्र आज भी देखा जा सकता है। आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा, जब वे अपने राजपूत होने का जिक्र करते हैं तो उनके अंदर वह गर्व होता है जो वो लोगों को बताना चाहते हैं। मुसलमान हो जाने के बावजूद भी आज आप
पर्दा प्रथा जैसी प्रथा को उनके परिवारों में देखेंगे। हालांकि समय के साथ मुसलमान हो जाने के कारण यह प्रथा बुर्के में तब्दील हो गई, पर इसके पहले भी राजपूतों में यह प्रथा घूंघट के रूप में रखी जाती थी, जिसका बहुत सुंदरता से कई जगह पर वर्णन किया गया है। राजपूतों के रहन सहन, खान पान, आन बान शान, चाल ढाल, यहाँ तक कि उन्हें अपने आप को लोगों के सामने चलते उठते बैठते भी आप अगर देखेंगे तो ये पहचान सकते हैं कि यह सामान्य जाति के लोग ना होकर राजपूत हैं। फिर ऐसा क्या घटा कि ये राजपूत कभी लौट कर वापस नहीं आ पाए? इसके लिए राजनीति जिम्मेदार है। वे सभी लोग जो राज करते रहे वह कभी नहीं चाहते थे कि ये लड़ने वाली कौमें वापस लौटकर हिंदू धर्म में आए। क्यों? क्योंकि वे आएंगे तो अपने वर्चस्व को पुनः स्थापित करेंगे। लड़ना उनके स्वभाव में है, इसलिए वे अपने स्थान को पुनः मांगेंगे। इसलिए बहुत सा समाज ऐसा है जो आज वापस लौट के आने वाले या घर वापसी करने वाले लोगों को स्वीकारता नहीं है। समझने वाली बात यह है कि क्या यह युद्ध कभी समाप्त होगा? क्या यह संघर्ष कभी समाप्त हो सकता है? क्या यह एक रास्ता नहीं हो सकता कि जो लोग आज अपने पुरानी आन बान और शान के साथ वापस आना चाहते हैं, उन्हें सम्मान के साथ उन्हीं स्थानों पर बुला लिया जाए और रहने दिया जाए। सामाजिक समरसता में एक समस्या यह भी आती है कि अगर कोई अच्छा परिवार वापस हिंदू धर्म अपनाता है तो उसके परिवार में कोई अपने बच्चों का विवाह नहीं करता, उनसे कोई सामाजिक संबंध नहीं रखता। यह विघटन को बढ़ाता है। यह भी सोचना होगा कि अगर हमको सामाजिक समरसता बढ़ानी है और किसी को गले लगाना है तो थोड़ा झुकना भी पड़ेगा और उसको गले से लगाना भी होगा। राजपूत मूल रूप से 3 तरह के होते हैं: सूर्यवंशी, चंद्रवंशी जिसमें यदुवंशी भी आते हैं, और अग्निवंशी। मुस्लिम राजपूतों में यह तबका आज भी उसी तरह से रहता है। इनके रीति रिवाजों में आज भी वह कट्टरता नहीं है, वह वैमनस्य नहीं है। ये लोग कभी आपको सड़क पर उतर के पत्थर मारते नजर नहीं आएंगे। इनके काम कारोबार अलग ढंग से होते हैं। जरूरत सिर्फ इतनी है कि एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए। आइए ऐसे कुछ राजपूत कौमों के बारे में जानते हैं जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में रहते हैं और आज भी संघर्षरत हैं अपने मुस्लिम समुदायों के बीच में। खड़गपुर राज्य। खड़गपुर राज्य बिहार के आधुनिक मुंगेर जिले में एक मुस्लिम किंडवार राजपूत सरदार लोग थे। राजा संग्राम सिंह ने मुगल अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह किया और इसमें नेतृत्व करते हुए मारे गए। उनके बेटे तोरलमल को इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया। उसका नाम बदलकर रोज अफजुन रख दिया गया। रोज अफजुन सम्राट जहांगीर और शाहजहां का एक वफादार कमांडर बना। जहांगीर ने उसे साम्राज्य में अपना पसंदीदा कमांडर बताया। इस राजवंश के एक अन्य प्रमुख सरदार तहवर सिंह थे, जिन्होंने पलामू के पास चेरोस के खिलाफ मुगल अभियान में सक्रिय भूमिका निभाई थी। बंगाल के राजपूत मुस्लिम। राजपूत समुदाय सल्तनत काल के दौरान बंगाल में बसने लगे, जहां उन्हें बंगाल सरकार में उच्च पद दिए गए। एक उल्लेखनीय उदाहरण अयोध्या के भागीरथ का है, जो हिंदू वैश्य वंश से था, जिन्हें सुल्तान गयासुद्दीन महमूद शाह का दीवान नियुक्त किया गया। उनके बेटे कालिदास गजरानी ने इब्राहिम दानिशमंद के मार्गदर्शन में सुन्नी इस्लाम धर्म अपना लिया। सुलेमान खान के रूप में जाने जाने लगा। भागीरथ के पोते ईसा खान बंगाल के बारो भुइया संघ के प्रमुख बन गए, जो मुगलों के लिए खतरा थे पर बंगाल में विजय प्राप्त करना चाहते थे। 19वीं शताब्दी के दौरान मयमन सिंह और ढाका के दीवानों को मुस्लिम राजपूतों का वंशज कहा जाता था। एक अन्य बंगाली राजपूत समुदाय घोसी है, जो मुख्य रूप से 24 परगना और मिदनापुर जिलों में पाया जाता है। खासकर बैरकपुर और खड़गपुर के शहरों के पास वे 5 शताब्दियों पहले कानपुर से बंगाल चले गए थे। झांसी के एक राजपूत सरदार अमर सिंह राठौर के वंशज
जिन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया। ये वे कुलों में विभाजित हैं: राठौर, डोगर, चौहान, खेलारी, तातार। ये सभी लोग अब बंगाल में मुसलमानों के रूप में रहते हैं। उत्तर प्रदेश के राजपूत मुस्लिम। लालखानी एक मुस्लिम राजपूत समुदाय है जो बड़ गुजरों का एक उप कबीला है। वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विभिन्न संप्रदायों के नवाब थे। उनके छातारी और अलीगढ़ और बुलंदशहर के कुछ हिस्सों में आज भी कई क्षेत्र हैं। लंगा सल्तनत एक ऐसा राज्य था जो दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद पंजाब क्षेत्र से उभरा। सल्तनत की राजधानी दक्षिण पंजाब में मुल्तान शहर था। कहा जाता है कि संस्थापक लंगा जनजाति मुस्लिम राजपूतों की थी। आवश्यकता है एक बार प्रेम से, स्नेह से बैठकर बात करने की। अभी बहुत ज़्यादा कुछ बदला नहीं है। संभवतः आज उनके मन में भी यह आग बाकी हो। आइए एक प्रयास करके देखें, एक ऐसा रास्ता चुनें जिसमें घर वापसी हो सके। धन्यवाद।